हेलो ऑल। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशन के लिए वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए, सिर्फ रिवीजन इनफ नहीं है, रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप लोग ये चेक कर पाएँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये एक सेशन है जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक इंडियन पॉलिटी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या हम उस नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे रिगार्डिंग आवर सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो हमारा ESIC का डिप्टी डायरेक्टर का एग्जामिनेशन है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो आज के इस लेक्चर में हम उस पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप सब पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और आप अपना स्कोर मुझे बताएंगे। जो भी आपका स्कोर रहेगा उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और आपको मुझे बताना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं उन पर हम एक वीडियो और बनाएं तो प्लीज़ उनको भी एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। हमारी जितनी भी सेशंस हैं उनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी और जो टेलीग्राम चैनल है इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आई होप कि आप सब अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पक्का टाइप करेंगे, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। ऑप्शन आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहली है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। सेकंड है बी अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ द लोकसभा। थर्ड है स्पीक इन द लोकसभा एंड लास्ट है वोट इन द लोकसभा। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऊपर दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। अब क्योंकि ये आर्टिकल 76 में मेंशन कर रखा है तो ये पोस्ट आपकी क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट की जज की होती हैं। ठीक है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन पता है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ उसको पढ़िए और अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं या फिर जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नॉर्मल पावर हैं वो वही पावर हैं जो एक MP की होती हैं, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। उसके साथ साथ वो एक मेंबर बन सकता है लोकसभा की किसी भी कमेटी का। और एक और खास बात कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो किसी मैटर पर वो लोकसभा में बोल भी सकते हैं। लेकिन एक बात जो उनको सबसे अलग बनाती है वो ये कि वो MP की तरह वोट डालने की पावर नहीं रखते इन दी लोकसभा। उनके पास वोटिंग की पावर नहीं है लोकसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो 4 आपने हटाया तो ये चला गया, लेकिन पहले तीनों पावर उनके पास हैं, ये काम वो कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, C 1 2 एंड 3 ओनली। एक खास बात जो आपको याद रखनी है, एक ऐसी बात जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक प्राइवेट ऑफिस है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कहलाई जाती और अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। आपको पता है कि GST एक्ट इंडिया में आया 2016 के बाद और उसके बाद एक GST काउंसिल बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अब आपको उसी काउंसिल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल। आर्टिकल 279A of the Indian Constitution provides for the GST Council. Union Revenue Secretary of Department of Revenue is the ex-officio secretary to the GST Council. One half of the total member of GST Council shall constitute the quorum. Quorum मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होने चाहिए अगर आपने एक मीटिंग कंडक्ट करनी है एट इट्स मीटिंग। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल।
देखिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जीएसटी पूरे साल न्यूज़ में रहता ही है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसको पक्का कवर करिए, ठीक है। हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए पहली स्टेटमेंट अगर हम गौर डाल लें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपके एज अ चेयरपर्सन एक्ट करते हैं टू द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी हुई थी। आपका मुझे लगता है सबका आंसर सही गया होगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये, तो थोड़े खुश हो जाइए, 2 नंबर आपने गेन कर लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग हमने पेश कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हों, ठीक है। एक ऐसा एक्ट हो जिसने प्रोवाइड किया हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको 1993 के प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू बनाया गया है। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स एनसीपीसीआर। तो ये बॉडी हमारी स्टैट्यूटरीज बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? वो बॉडी जिनका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है। तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो एक्ट के थ्रू बनाई गई है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको बता दूं कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये आपका आर्टिकल 338 क्लॉज बी में आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 279 ए में आता है। तो ये दो आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, डी ऑप्शन। तो नीति आयोग जो कि 2015 में स्टेब्लिश हुआ था फॉर्मली 1 जनवरी को, ये रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को, और ये ना तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू ये बनाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? देखिए एक बहुत ही पॉपुलर टाइप का ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी के एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जितनी भी बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, उनके आर्टिकल पक्का पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो आर्टिकल 338 क्लॉज ए में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। आर्टिकल 32 में आपको पता है कि जो रिट्स पावर हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की वो आती हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का, तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 32 में, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। और एक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुई है उसमें आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अगेन, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट आर सबमिटेड टू दी। आपको बताना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है जो कि आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स जो है किसको सबमिट करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जनरली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है, जो कि फर्दर इन रिपोर्ट्स को ले डाउन करता है इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 76 में, सिमिलरली जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 165 में, 165 में, हाँ जी। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो सेम रोल प्ले करता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे प्ले करता है। तो आपको बताना है कि जो अपना ऑफिस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होल्ड करता है वो किसके प्लेजर पे होल्ड करता है, कौन उसको कभी भी हटा सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो यहां पर आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑफिस है
जिसके बिहाफ पर, जिसके प्लेजर पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपना ऑफिस होल्ड करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गवर्नर। याद रखिएगा कि जो स्टेट का गवर्नर है वो अपॉइंट भी करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, और जब उसका मन करे तो उसको रिमूव भी कर सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इन कंडीशंस को अगर फुलफिल होते तभी हम इनको रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके प्लेजर पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपना ऑफिस होल्ड करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह है रिगार्डिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका एग्जाम भी कंडक्ट करने जाएगा। द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए कुछ पावर जो हैं, जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर उनमें कुछ इंक्रीज करना है, उनमें हमें कोई और एग्जाम यूपीएससी के डोमेन में डालना है कि ये एग्जाम अब यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा आगे, ठीक है, या फिर कुछ पावर बढ़ानी है यूपीएससी की, तो ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। तो आपको याद रखना है कि जो पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट, इट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ यूपीएससी, लेकिन डिक्रीज कौन कर सकता है? तो डिक्रीज करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, दो डिफरेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन होता कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता, लेकिन यहां पर क्योंकि इंक्रीज्ड है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है पावर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर की तरह कौन एक्ट करता है? ए फाइनेंस कमीशन, बी कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिस ऑफ कैग है ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कैग 3, उनमें से 2 रिपोर्ट को कौन डिस्कस करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये उनके फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर की तरह एक्ट करते हैं। अब आता है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस only in the same manner and on the same grounds as A chairman of Rajya Sabha, B judge of Supreme Court, C speaker of Lok Sabha, D chairman of the Union Public Service Commission। कि जो कैग है उनके ऑफिस से सिर्फ उसी मैनर में या उसी ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से, किसको रिमूव किया जाता है इन ऑप्शन में से? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। देखिए कैग एक बहुत ही पावरफुल ऑफिस है, बहुत ही पावरफुल। तो आपको पता है कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको जजिस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के थ्रू जो प्रोसेस बताया गया उसको फॉलो करके रिमूव किया जाता है। तो क्योंकि वो प्रोसेस टफ है तो कैग के लिए भी ये प्रोसेस रखा गया है, क्योंकि कैग को गवर्नमेंट अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से ना हटा पाए, इसलिए प्रोसीजर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाला रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन। which one of the following duties is not performed by the comptroller and auditor general of India? इनमें से कौन सी ड्यूटी फंक्शन नहीं की जाती है by the CAG? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल की जाती है, सबको पता है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ये भी काम करता है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर, ये काम कैग के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था आज का एक नया लेक्चर जहां पर हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हम पढ़ चुके हैं, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और कुछ चीज़ जो हमें नहीं आती उनको हम नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो MCQs हैं या जो मॉक टेस्ट हैं, दे आर दी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इनको सोर्स ऑफ प्रिपरेशन की तरह यूज़ करिए। प्लीज़ अपना जो स्कोर है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।